ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें मैं आपको बता दूं दो चीज़ें। देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला जो ये चैप्टर है ये बहुत लंबा चैप्टर है, नंबर वन। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर को टाइम भी लगेगा और थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा। आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा इस चैप्टर को, बहुत ज़्यादा ध्यान से। ठीक है, और हमारी स्पेस थोड़ी सी स्लो रहेगी कंपैरेटिव टू अदर क्लासेस, और धीरे धीरे करते चलेंगे। आपको डेली का डेली होमवर्क करना है। दिस चैप्टर इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बता दूं क्या है। सबसे पहले हमने जो एक टॉपिक किया था दैट वाज ईएमआई, जो ईएमआई चैप्टर हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट वाला, एसी करंट। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट शुरू होने से पहले हमारे पास कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें कंप्लीट करने रहते हैं, लेकिन उन सब में डीसी करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा छोटा सा सब पार्ट है जो कि ना तो ईएमआई चैप्टर में इंक्लूड होता है और ना ही एसी चैप्टर में इंक्लूड होता है। तो कुछ बुक्स में वो ईएमआई में इंक्लूड होता है और कुछ बुक्स में वो एसी चैप्टर में इंक्लूड किया होता है, लेकिन ये बीच बीच सा है। इसको थोड़ा सा अलग इनको कैटेगरी क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन वो क्रिएटेड नहीं है। तो आज हम आज और कल 2 दिन हमारे पास होंगे। वी वुड बी डूइंग दिस डीसी पार्ट ओनली। तो आज हम ये पार्ट शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का एलिमेंट्स ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट और इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, आज हम उन एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, जैसे कि कैपेसिटर, उसी प्रकार। तो इनमें आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है ना। सो देयर आर 3 सच एलिमेंट्स। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज रेजिस्टेंस। चलो, लेट अस नॉट कॉल इट रेजिस्टेंस, वी विल कॉल इट रेजिस्टर। रेजिस्टर, ठीक है। नंबर 2, रेजिस्टर के बाद आएगा आपके पास कैपेसिटर, एंड नंबर 3 इज इंडक्टर। नंबर 3 इज इंडक्टर। तो ये 3 आपके पास बॉडीज हो गई, आपके पास वो एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, सुनाओ व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज फॉर दिस। तो रेजिस्टेंस की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है हमारे पास रेजिस्टेंस। सेकंड इज कैपेसिटेंस एंड द थर्ड इज इंडक्टेंस। तो बच्चे देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम सारी की सारी पहले पढ़ चुके हैं। इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड चैप्टर था, वी हैव डन इट इन कंप्लीट डिटेल्स। ओके, और उसके बाद कैपेसिटर के लिए भी एक अलग चैप्टर था, लेकिन इंडक्टर के लिए हमारे पास कोई भी चैप्टर नहीं है। जो मैं बात यहाँ पर कर रहा था ये वही बात था। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर इंडक्टर। तो मैं अब इनकी करोलरी पूरी की पूरी क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, सो इसकी करोलरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। इसको क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस को R, कैपेसिटर को हम लिखेंगे C। तो इंडक्टर यहाँ पर हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस वाला यूज होगा। बच्चों ये मैं सारी चीज इसलिए लिख रहा हूँ, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये तो हमें पता ही है, ये पता नहीं है। एक्चुअली में आपको रेजिस्टर और कैपेसिटर के बारे में पता है, लेकिन इंडक्टर के बारे में नहीं पता। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू पॉपुलेट हियर। और हमारे पास कोई डेडिकेटेड चैप्टर तो है नहीं, सो वी डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। तो इसलिए क्विक करने के लिए ये टेबल बनाया जा रहा है। तो ये हो गया आपके पास रेजिस्टेंस।
ठीक है। तो अब इसके बाद देखो यहां पर हमारे पास कैपेसिटेंस में एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी stored inside the capacitor. So now what is this? तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास इसका अपोजिट आ जाता है एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर, और ये होता है मेरे पास हाफ LI स्क्वायर। तो देखो बच्चों हाफ CV स्क्वायर का डेरिवेशन हमने किया है कैपेसिटर चैप्टर में, ठीक है, लेकिन हाफ LI स्क्वायर का डेरिवेशन अभी हम करने वाले हैं, मतलब नॉट टुडे बट इन कमिंग टाइम्स वी वुड बी डूइंग डेरिवेशन फॉर हाफ LI स्क्वायर। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम and this formula is half epsilon naught E square, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये भी मैंने आपको पहले करवाया है, और यहां पर आ गया मेरे पास मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज गिवन बाय B square divided by 2 mu naught, where B is the magnetic field, mu naught is the permeability। ओके बच्चे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट यहां तक आ रहा हो? ये हो गया रजिस्टर, ये सिंबल है कैपेसिटर का, एंड सिमिलरली ये सिंबल है आपके पास इंडक्टर का। तो इंडक्टर हमारे पास, अब देखो इंडक्टर को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे। Now what is an inductor? तो यहां पर मैं इंडक्टर के बारे में बताऊंगा। इंडक्टर इज बेसिकली अ सोलेनॉइड, ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ चुके हैं, तो ठीक है ना, ये एक सोलेनॉइड होता है, और ये ठीक है। तो इंडक्टर इज अ सोलेनॉइड, और इसका यूज क्या होता है? देखो इसका यूज क्या आएगा, इसका यूज होता है कि कैपेसिटर एंड इंडक्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर ये दोनों इकट्ठे यूज होते हैं एक साथ, ठीक है। तो कैपेसिटर जब हमारे सर्किट में होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स को रिमूव इंडक्टर करता है, और जो प्रॉब्लम्स को इंडक्टर क्रिएट करता है उन प्रॉब्लम्स को कैपेसिटर रिमूव करता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ में लगते हैं, दोनों इकट्ठे। तो जहां पर हमारे पास एक कैपेसिटर लगा होता है वहां पर हम इंडक्टर जानबूझ के लगा देते हैं, और जहां पर हमारे पास इंडक्टर लगा होता है, कॉइल होती है, मोटर या जनरेटर की कॉइल होती है, वहां पर हम अपनी मर्जी से कैपेसिटर लगा देते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल फैन, या फिर ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में हमारे पास चोक होती है, फैन में हमारे पास कॉइल होता है और कैपेसिटर हम अलग से कनेक्ट करते हैं, और हमारे पास जैसे कि ट्यूबलाइट, तो वहां पर कैपेसिटर होता है और हम वहां पर चोक कॉइल जो कि एक इंडक्टर की तरह काम करता है, तो चोक कॉइल को वहां पर यूज करते हैं। तो ये दोनों का बेसिकली यूज क्या है? जहां पर भी कैपेसिटर होगा वहां पर हम इंडक्टर लगाना चाहेंगे, जहां पर इंडक्टर होगा वहां पर हम कैपेसिटर को भी लगाना चाहेंगे। ये होते हैं इन दोनों चीजों के हमारे पास जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो वाले यूजेस। तो इंडक्टर अपने आप में एक अलग एलिमेंट है, इसकी अलग एक यूटिलिटी है, एक अलग वैल्यू है, जैसे हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास रजिस्टर, ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया आपके पास इंडक्टर। बच्चे कोई भी और प्रॉब्लम इसमें लग रही है तो बता दो आप। यहां तक तो बात मेरे हिसाब से एवरीथिंग शुड बी 100% क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर।
चलो, अब इसके बाद हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं रेजिस्टर को लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला बनता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और कैपेसिटर में 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो इंडक्टर में भी हमारे पास बिल्कुल एक ऐसा फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज L इक्विवेलेंट इज गिवन बाय L1 प्लस L2। इसका भी एक डेरिवेशन है, जैसे हमने इसका डेरिवेशन किया है, इसका डेरिवेशन भी आने वाले टाइम में हम करेंगे। तो अब आ गया मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो अब आप समझ ही सकते हो, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इनका बस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो C इक्विवेलेंट का क्या बन जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और L बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही यूज होगा, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास सारे के सारे कॉम्बिनेशंस। आपने अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, these formulas above relations can be used only in the circuits containing resistance containing only resistance or only capacitance और ओनली इंडक्टर। अगर किसी में, ये LCR बोलते हैं इनको, शॉर्टकट में बोला जाता है LCR। ठीक है, तो LCR सर्किट आपका जो भी बनेगा, अगर हम ये वाले फार्मूले उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें LCR सर्किट प्योर चाहिए। जैसे आपने R इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड किया था, तो R इक्विवेलेंट फाइंड करो। उस रेजिस्टेंस के सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस था, ना कैपेसिटर था ना इंडक्टर था। जब हमने कैपेसिटर वाला चैप्टर किया था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर का ही C इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना था, उसमें कहीं पर भी मिक्सिंग नहीं थी। तो आपने ये फार्मूले जब इंडक्टर के लिए यूज करने हैं, एट दैट टाइम आल्सो देयर कैन नॉट बी एनी मिक्सिंग ऑफ LCR, इनकी मिक्सिंग नहीं करनी है। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, देखो इनके सर्किट में ऐसे। तो ये हो गया मेरे पास L1 एंड दिस इज L2। और पैरेलल जो मेरे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा। दिस इज L1 एंड दिस इज L2। तो ये है आपके पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस फॉर ऑल द थ्री केसेस। बच्चों कोई भी इसमें डाउट है आप पूछ सकते हो, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज पूछना चाहते हो। ये डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, और यहाँ पर किरचॉफ लॉ भी अप्लाई होता है, टिपिकल बिल्कुल उसी तरीके में जहां पर जैसे पहले होता है। तो किरचॉफ लॉ के लिए मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी, बिकॉज आने वाले टाइम में आप अपने आप वो चीज सीख जाओगे। चलो, तो इसके बाद बच्चे यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का जो है वो कंप्लीट होता है विद ए कंक्लूजन दैट वी हैव थ्री elements: resistance, capacitor and inductor। and inductor is a very different element, of complete independent element है, जिसपे हमें एक डेडिकेटेड चैप्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। चलो एनीवेज, इसके आगे चलते हैं हम। अब हम चलेंगे थोड़ा मैथ्स की तरफ। तो अब करने वाले हम ग्राफ्स फॉर लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है, वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट, वन ऑफ द वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है, एंड वन ऑफ द वेरी लेंथी। तो हम इसको स्लो पेस पर करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। कुछ चीज समझ में ना आए मुझसे इमीडिएट पूछना है आपने, ठीक है। और अब इसी फिजिक्स के लिए देयर इज सम पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जो आपको आना चाहिए। तो ये ग्राफ आपने पहले कभी नहीं किए होंगे, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है बच्चे? लॉगरिथमिक फंक्शन, now logarithmic function is like y is equal to log x, और हम बेस e की ही बात करेंगे। बेस 10 अप टू 10th ही होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो log l, इसको हम बोलते हैं ln, मतलब नेचुरल लॉग। तो इसको आपने वर्किंग तो आपने बहुत बार देखी होगी, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले भी किए होंगे। तो इसका ग्राफ आज हम ड्रॉ करेंगे। सो व्हाट विल बी द ग्राफ फॉर दिस? दिस इज द ग्राफ, ठीक है। और अब देखते हैं, अब ये आपके पास हमने ग्राफ बनाया, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ओके। और y इज इक्वल टू ln x का हम ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद बाकी चीजें पॉपुलेट करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनता है बच्चे? वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं। सो लेट अस पुट सम वैल्यूज। तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाया x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू लॉग x, ओके। तो x की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट करता हूँ बच्चे, तो y की वैल्यू मुझे मिलती है माइनस इन्फिनिटी। ये मुझे पता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी चीजें बाद में बताऊंगा आपको। x की वैल्यू को अगर मैं e पुट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू 1 आती है। हाँ भाई, जिस किसी को log के फंक्शन के बारे में कोई डाउट है प्लीज मेरे को अभी बोल दो। मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख रहा हूँ, क्या ये वैल्यू समझ में आ रही है आपको? नहीं सर। नहीं आ रही, ओके। तो ये हो गया आपके पास ई स्क्वायर की वैल्यू आती है यहाँ पर 2। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन भी मुझे बताना पड़ेगा। चलो एक स्टेप और ऐड हो गया। तो बच्चे देखो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, पहले इसी को समझ लेते हैं। एक्चुअली में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, जैसे कि x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू कर लो, y इज इक्वल टू a की पावर x। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको मैथमेटिक्स, मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट फंक्शन। आप सोच सकते हो इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी फार्मूला आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाता है। अगर आपको करवाया है, आपको आता हो, इससे सेपरेट केस, बट इसके लिए स्पेशल एम्फेसिस डालना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं x की पावर a, तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत ईजी है, आई कैन डू इट लाइक दिस, वेदर इट इज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को मिटे दूं, ये वाले फंक्शन पर ध्यान दूं, तो यहाँ पर गेम हो जाती है डिफरेंट। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनको डील करने के लिए हमने एक लॉगरिथमिक फंक्शन क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? हमने कहा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इट विल बिकम लॉग ऑफ y दैट विल बी इक्वल टू x log ऑफ a। तो ये इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया। चलो ये इसके आगे तो हमें जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि फिर हमने क्या किया, log a मतलब आप इसकी कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 2 3 4 5 6 2.5 2.8, तो उसका एक टेबल बनता है, एक बहुत बड़ा टेबल बनेगा जिसकी सारी वैल्यूज ऑलरेडी पॉपुलेटेड हैं, टेबल में लिखी हुई हैं, आपको देखनी है और यहाँ पर पुट करनी है। और उसके बाद फिर से हमें एंटी लॉग लेना है। तो क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं लॉग, फिर हम लेते हैं एंटी लॉग। तो इतनी डिटेल में अब हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पहले अप टू 10th सिलेबस में था, लेकिन अब कटवा दिया गया है, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। लेकिन एक चीज तो आपको ये पता चल गई, दूसरी चीज आपको ये पता चली
कि अगर मैं y इज इक्वल टू लॉग x लिखता हूं तो ये भी अपने आप में एक फंक्शन बन गया। चलो, तो अब इसका क्या मतलब होता है? अब इसका मतलब ये होता है कि इसमें यहां पर एक बेस होता है बच्चे। देखो, y इज इक्वल टू लॉग x बेस b, इसको कैसे रीड करोगे? लॉग ऑफ एस एक्स बेस बी, ऐसे y को रीड किया जाता है। जैसे y इज इक्वल टू लॉग 10 100, तो मैं इसको कहूंगा कि log ऑफ 100 बेस 10 इज एक्चुअली इक्वल टू 2। वाई इट इज इक्वल टू 2 मैं बताऊंगा। अब ये इस फंक्शन को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो आई कैन रीराइट दिस फंक्शन एज x इज इक्वल टू, जो ये मेरे पास b है, b को मैं यहां पर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा b की पावर y। x इज इक्वल टू b की पावर y, ये दोनों चीजें सेम है। x इज इक्वल टू b की पावर y लिखो, चाहे आप y इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं, और यू कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू log ऑफ x बेस b। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ भाई हाँ बच्चों, जी ये चीज अगर आपको क्लियर है तो लॉग के बेसिक को आप समझ चुके हो, बेसिक को पकड़ लिया है आपने। ठीक है, इस बात को समझना कि अगर लॉग ऐसा लिखा है तो इसको मैं इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूं। अब आप सोच के देखो कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं लॉग बेस ई, या लॉग बेस 10, और यहां लिखता हूं 100, तो ये किसके बराबर आएगा? ये 2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? देखो, तो इसका क्या मतलब है, 10 की पावर 2 चढ़ा देंगे तो 100 आ जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ भी बच्चों, हाँ जी सर। तो अब ये बताओ लॉग ऑफ 25 बेस 5 बताओ कितना 1 आएगा? हाँ, इसका कितना आएगा आंसर? लॉग 25 बेस 5 2 2 आएगा। वेरी गुड, क्योंकि 5 की पावर 2, इट मीन्स 5 की पावर 2 चढ़ाएंगे तो 25 आएगा। ओके, अनदर एग्जांपल फॉर यू, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। लॉग ऑफ 125 बेस 5 3 कैसे? 5 की पावर 3 चढ़ा दोगे तो क्या आएगा? 125 आएगा। ठीक है, सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ लॉग। तो अब आपको लॉग समझ में आ गया कि क्या होता है। और जैसे लॉग की लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5 बेस ई, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे लिए उसके टेबल बन जाते हैं। बच्चों वेट ए मिनट, एक्चुअली मोबाइल बज रहा, 2 मिनट। ओके, तो बच्चे यहां तक समझ में आ गया लॉग? ठीक है, तो अब हम करते हैं लॉग के कुछ फार्मूलाज और लॉग की कुछ आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारे का सारा ग्राफ और ये सब तो मुझे नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो, मैं ऐसा करता हूँ, इस ग्राफ को मिटा ही देता हूँ यहाँ से। तो अब हम करेंगे लॉग की कुछ आइडेंटिटीज। ओके, तो यहां तक हमने कर लिया लॉग क्या होता है, अब हमें ये तो पता चल गया। अब देखो, अब लॉग की कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास जिसमें हम बेस 10 लेते हैं, और दूसरा होता है जिसमें हम बेस ई लेते हैं, और इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। ओके, और जो लॉग 10 है ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि बच्चों को समझाने में थोड़ा इजी हो। क्योंकि जैसे आप देख सकते हो कि जब मैं लॉग आपको समझा रहा हूं तो मैंने कौन से बेस का एग्जांपल लिया है, 10 और 5 का लिया है, मैं ई क्या नहीं लूंगा। ठीक है ना, ई की वैल्यू होती है,
ई इज इक्वल टू 2.718। ये क्यों होती है, ये कैसे आती है, आपको मैथमेटिक्स वाले टीचर समझा सकते हैं, अदरवाइज आपको उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ ये जानना होगा कि ई की वैल्यू 2.718 है, जस्ट लाइक पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। इससे ज्यादा हमें नहीं रिक्वायरमेंट। और ये जो नेचुरल लॉग है यही है जिसको हम एल एन लिखते हैं। तो इसको अगर मैं एक्स लिखूंगा तो यहाँ पर एल एन एक्स आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। चलो जी, टाइप भी हो गए। अब हमारे पास इसकी कुछ आइडेंटिटीज कह लो या कुछ रूल्स कह लेते हैं, रूल्स। ओके, तो फर्स्ट रूल, लॉग ऑफ ए बेस बी प्लस लॉग ऑफ बी बेस बी, दोनों का बेस सेम है तो आपके पास यहां पर क्या आएगा, बेस को बी ही रखेंगे, ए बी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैनी अ टाइम्स इस तरह के फार्मूले बहुत बार यूज हुए होंगे। लॉग कोई पढ़ाए कोई ना पढ़ाए, लेकिन इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में हर जगह यूज होता है। बहुत डिटेल में इसका यूज है। सिलेबस से कटवाना नहीं चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नो लॉन्गर इन सिलेबस। लॉग बेस 10a माइनस कर देते हैं लॉग बेस b। अच्छा, b करो, 10 नहीं है b। तो इसको हम क्या करेंगे, लॉग का बेस b और यहां पर आएगा a डिवाइडेड बाय b। ठीक है बच्चे। तीसरी चीज, लॉग, अगर मेरे पास a है, बेस b है और a की पावर x है, तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है और यहां पर रह जाता है लॉग ऑफ ए बेस बी, लॉग ऑफ ए बेस बी। तो उससे आपको x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज मैं बेट करता हूं कि आपने बहुत बार यूज की हुई हैं। ठीक है ना कहीं आपके टीचर ने यूज किए हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा है कि यार ये ऐसा कुछ होता है, लेकिन हो सकता है कि आपको 100%। ठीक है, तो आज हमने ये चीज तीनों के तीनों कर लिए। इसके बाद एक चौथी आइडेंटिटी एक और होती है, दैट्स नॉट दैट पॉपुलर। तो ये होती है चेंजिंग बेस। अगर मुझे बेस चेंज करना है तो कैसे करूंगा, तो वो होता है आपका ऐसा, लॉग ऑफ सी बेस बी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए बेस सी। ठीक है बच्चे, ये होता है आपका। अब मैंने इसका बेस चेंज कर दिया, यहाँ पर बेस बी है और यहाँ पर बेस क्या बन गया मेरे पास, सी बन गया ए का। तो दिस इज हाउ वी डू इट। इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं और उसके बाद फिर वो इनकी पूरी एक्सरसाइजेस बना करती थी, लेकिन आजकल ये सिलेबस से कटवा दिया गया है, तो दैट्स सेपरेट केस, इसलिए आपको नहीं पता। लेकिन हमारे ज़माने में ये अप टू 10th में ही होता था और मैंने 10th में लॉग के टेबल, एंटी लॉग के टेबल और ये सब हमने यूज़ किया हुआ है। चलो, केमिस्ट्री में होगा, केमिस्ट्री के टीचर ने शायद आपको ये क्लियर करवाई होंगी चीज़ें। चलो बच्चे, लॉग के बारे में कोई और कोई टेंशन लग रही है तो बताओ, कोई डाउट लग रहा है तो बताओ। हाँ भाई, चलें आगे। हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी यहाँ से ही लेते हैं, डिलीट ही कर दूंगा यार, इसको दोबारा लिख देंगे। वेट अ मिनट, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर दूँ।
चलो जी, तो ये लॉग का आपका सारे का सारा एक ही जगह पे बन गया। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक ऑफ लॉग। ठीक है, तो अब हम ग्राफ कर रहे थे इसके। तो अब मेरे पास सबसे पहला जो फंक्शन आ गया दैट इज y इज इक्वल टू ln x। बेटर है, अब आपको पता चल रहा है कि ln x होता क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज ले ली, एक ले ली वैल्यू x की, एक ले ली y की। अब आप सोच के देखो कि इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस ही, और यहाँ पर ले सकता हूँ x। तो आप सोच के देखो आप कि ओके, अभी भी नहीं सोचना, 2 मिनट वेट, 1 मिनट, और इसको भी सोचो x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर y। अब सोचो अगर मैं y की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? अगर y की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी पुट करें तो x की वैल्यू 0 आ गई। हाँ जी सर। और अगर मैं y की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो e आ गया। y की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो e स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। देखो ये सारे का सारा पार्ट तो मैथ्स है। अब आप सोच के देखो कि फिजिक्स पढ़नी कितनी मुश्किल है। सारी पहले मैथ्स पढ़ो, फिर सारी की सारी फिजिक्स पढ़ो। अब देखो ये हो गया आपके पास y एक्सेस और ये हो गया आपके पास x एक्सेस। अब x को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। तो मैं आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर नाउ, तो यहाँ पर तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, आइसमटोट बन जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू e यूज करता हूँ, e मतलब 2.71, तो नियरली 3 ले लेते हैं, तकरीबन तकरीबन ये। अगर ये वैल्यू यूज करें तो मेरे पास y की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से क्रॉस होता हुआ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर 2.718 का स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9, अप्रोक्सीमेट। तो मैं यहाँ पर ई एक्स, इसकी वाई की वैल्यू 2 लेने के लिए ई स्क्वायर कर दिया, 9 कर दिया, 3 4 5 6 7 8 9, सो दिस इज 9। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से ये गुजरता हुआ जाएगा। तो एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये है, तो आप सोच सकते हो कैसा होगा ये ग्राफ। ऐसे समझ में आ गया बच्चे? तो ये है आपके पास ग्राफ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू x। हाँ भाई ठीक है, हाँ जी सर। हाँ जी समझ सर। आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है? मार्कर चलना बंद हो गया। चलो जी, तो ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू log x। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें से, अब ये देखो, अब x इज इक्वल टू ई वाई का भी यही है ग्राफ, और y। सो नाउ सेकंड पॉइंट ये है कि नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर ग्राफ विच विल बी द अपोजिट ऑफ इट, लाइक y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। तो यहां पर मैं दो ग्राफ पर कंसंट्रेट करता हूं। कोई बात नहीं, आज हम मैथ्स ही पढ़ने वाले हैं, इसलिए चिंता मत करना, सिलेबस की डाउट्स नहीं रहने चाहिए। अब देखो इसको और इसको, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। अगर इनको कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि x को y और y को x रिप्लेस कर दिया हमने। ठीक है, तो ऐसा जो फंक्शंस होते हैं मैथमेटिकली वी नो दैट द ग्राफ फॉर दिस will be a mirror image about y is equal to x। देखो ऐसे ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं, जब मेरे को ये पता चल गया कि यार मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ x और y को बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया, तो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट आपकी मिरर इमेज बनेगी। तो y इज इक्वल टू एक्स कौन सी है आपकी? देखो ये है मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स। तो इसके अबाउट मैं मिरर इमेज बनाने वाला हूँ।
और अगर मैं वैल्यूज प्लॉट करूं तो वैल्यूज भी प्लॉट कर सकते हैं, हम वैल्यूज भी प्लॉट करेंगे। तो ये रहा मेरे पास x, ये रहा भाई। अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, मुझे दिख रहा है। x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू e ले लो, और x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लोगे तो y की वैल्यू को 0 ले लो। ग्राफ बिल्कुल डिट्टो टिपिकली सेम बनेगा। ऑरेंज कलर में बना देता हूं। यहां से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। हाँ, और x की वैल्यू 1। नहीं, ये कहाँ पे मैंने गलती की, 2 मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, कहीं कोई मिस्टेक हो गई। चलो मिरर इमेज को हम बाद में देखते हैं। इसमें ये नहीं बनेगी तो मिरर इमेज ही, नॉट बी रॉन्ग। देखते हैं y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 का है, x इज इक्वल टू 1 का है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू e है। हाँ सही तो है, एक पॉइंट ये बना, ठीक है। और और हाँ, तो हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 लिया नहीं है ना, यहाँ पर हमें लेना चाहिए था, यहाँ पर हमें लेना चाहिए था कि y इज इक्वल टू 0। अगर y इज इक्वल टू 0 लेते तो x की वैल्यू 1 आती ना, y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1। मतलब ये यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ में चेंजेस करनी पड़ेंगी बच्चे, ध्यान से। वन से होता हुआ निकलेगा ना ये ग्राफ, ऐसे करके, ठीक है ना। तो टिपिकली बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार का ये बनेगा। चलो ये ग्राफ मैं बाद में ना ठीक से डाल दूंगा। तो सेम टू सेम वैल्यूज हमारे पास बन गई। तो ये गया मेरे पास यहाँ से 1 तक, 1 से ये टर्न लेगा, और उसके बाद ऐसे करके, तो ये टिपिकली सेम बन गया। y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर इसकी मिरर इमेज बन गई। लेकिन यहां पर मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। हाँ भाई बच्चों, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कोई एरर नहीं है, मैं सिर्फ कंफ्यूज हो गया था, अदरवाइज नथिंग। अब इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके आगे। अब इसमें हम थोड़े चेंजेस करेंगे। देखो ये दो ग्राफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हमने क्लास में ग्राफ ही करने हैं, इसलिए डोंट वरी। तो अब इसके बाद हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। अब चेंजेस करेंगे। थर्ड, y is equal to e raised to power minus x. So now what I'm doing is x को माइनस x से हमने रिप्लेस कर दिया। तो x एक्सिस शिफ्ट हो गई आपकी, जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर एक मिरर इमेज बनेगी, मिरर इमेज आउट y एक्सिस बनेगा। तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स का इस वाले ग्राफ का एक मिरर इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने x एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। बच्चों क्लियर हो रही है बात? तो ये रहा मेरे पास ऑरेंज कलर में ग्राफ, इसको मैं मिरर इमेज इसकी क्रिएट करने वाला हूं, देखते हैं कैसे होगा। ऐसे, इज इट क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। हाँ भाई ठीक है बेटा, हाँ जी सर। ठीक है। तो ये ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ बन गया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं। अब पॉइंट नंबर 4,
y इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। अब क्या करेंगे, अब जो ये ग्रीन कलर में मेरे पास ग्राफ बना है इसकी मिरर इमेज बनेगी उल्टा, क्योंकि मैंने अब माइनस वाई कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ भाई, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? तो इसको मैं डालता हूँ ब्लू कलर में। तो ये ग्राफ मेरा ब्लू में बन गया। ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ बच्चों, यहां तक हो गया? हाँ जी सर। ओके, ये आपके पास सारे ग्राफ बन गए बेटा। तो ये ग्राफ हैं जिनको हमने अभी आगे जो हम करने वाले हैं उनमें ये यूज होने वाले हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज ग्राफ्स। चलो, तो ये हो गया ग्राफ का टॉपिक आपका। अगर अभी भी कोई भी डाउट है ग्राफ में, यू कैन आस्क मी अगेन, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। लेट अस स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। वैसे न्यू टॉपिक नहीं आज स्टार्ट होगा। तो बच्चे अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो आप। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक टुडे। ओके, हाँ जी सर। चलो, तो ये ग्राफ्स आपने ध्यान से घर पे जाके दोबारा ड्रॉ करने हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर हम कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। चलो जी, ओके, ऑल द बेस्ट।